वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 4 लगाते हैं जो क्राउन की प्रैक्टिस सेट से ली गई है। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो लोग बिहार दरोगा मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। तो दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों, यही कथन गलत दिया गया है। लोग लोहे से अनजान थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्नी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो दोस्तों, कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। वे 24वें तीर्थंकर थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको सही कथन का चयन करना है। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो दोस्तों, यह कथन गलत दिया गया है। चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। अगला कथन है, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों, यह सही कथन है। अगला कथन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी कथन दोस्तों सही है। इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। आपको बताना है राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों, राजा नंद का उल्लेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो दोस्तों, सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में मौर्य वंश स्थापित हुआ, जो 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्रोत में
अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्वानों द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संदेहास्पद माना गया है क्योंकि अशोक के किसी अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रज्जुक थे। तो दोस्तों रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो दोस्तों अष्टांग योग का अंश नहीं है, वह है अनुस्मृति, जबकि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान यह तीनों अष्टांग योग का अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो दोस्तों यह मूर्ति स्थित है बृहदेश्वर मंदिर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय किसकी होती थी? तो दोस्तों यह होती थी चतुर्भुज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था? तो दोस्तों वह शासक था जय सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो सुमेलित है वह है कुषाण गंधर्व कला शैली से, जबकि चित्री धूसर मित्र भांड सिंधु सभ्यता के बाद के कालों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो दोस्तों यह राज्य है विजयनगर। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सोलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों 16 ए कुल का सिद्धांत अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर का राजद सिद्धांत 16 ए कुल पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो दोस्तों वह बंदरगाह है सूरत, जिसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से हज यात्री हज के लिए प्रस्थान करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो दोस्तों भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे पुर्तगाली ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो दोस्तों इनका संबंध था बिहार से। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के एक गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो दोस्तों वह कॉलेज है हिंदू कॉलेज, जो कि कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में की थी, जबकि मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा 1875 ईस्वी में अजमेर में किया गया था। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। आपको क्रमबद्ध सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4, 2 तथा 3। पहले महात्मा गांधी जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936 तथा फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता किए थे। और इसके बाद वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो दोस्तों यह संघर्ष था अहमदाबाद संघर्ष, जो कि औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था।
अहमदाबाद संघर्ष जो कि फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, और खेड़ा संघर्ष 22 मार्च 1918 को हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो दोस्तों वह घटना का नाम है चौरी चौरा घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वह एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो दोस्तों 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 9 अगस्त 1942 को लगभग सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी को अलग अलग स्थानों में रखने का प्रयास किया गया था। इन नेताओं में शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों भारत भारती के लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो दोस्तों वह पहाड़ी का नाम है गिरनार, जिसमें चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि कानन देवन, दार्जिलिंग तथा नीलगिरी इन तीनों पर चाय बागान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो दोस्तों वह द्वीप है रामेश्वरम, जो कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों वह जोड़े हैं कोसी मगध, जिससे होकर गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन, यह भी एक कारण है। और गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी एक कारण है। और पेराई का अधिक लंबा मौसम, यह भी एक कारण है। यानी तीनों का तीनों कारण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी का मिलान 3 से हो जाएगा डाली राजहाड़ा लो अयस्क क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और सी का मिलान 4 से हो जाएगा कदरेमुख कर्नाटक में स्थित है। और डी का मिलान 1 से हो जाएगा नोआ मुंडी जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनरेल पास एक इच्छा अनुसार यात्री टिकट विशेषतः स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर नहीं जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। दूसरा है बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। तीसरा है सबसे अधिक मंगल का एल्बिडो दर है। तो दोस्तों यह भी गलत दिया गया है। सबसे अधिक बुध का एल्बिडो दर है। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो दोस्तों महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसिन युग से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा। स्लोवेनिया की राजधानी है दोस्तों लुजुब्लिजाना। जबकि ब्रातिस्लावा ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अगला प्रश्न देखते हैं। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो दोस्तों डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां गहरा समुद्र नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। तो दोस्तों ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं ब्राजील में।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्फा अल्फा क्या है? तो दोस्तों अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ई। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं भौतिक राशियां और एक तरफ दिए गए हैं इकाई। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 4 से, त्वरण की इकाई जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और बी का मिलान हो जाएगा 3 से, बल का न्यूटन से। और सी का मिलान हो जाएगा 1 से, कार्य का जूल से। और डी का मिलान हो जाएगा 2 से, आवेग का न्यूटन सेकंड से। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग उस ताप के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों जो कथन सही है वह है 1, 2 तथा 4। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में। तो दोस्तों ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। और फिर हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और फिर समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। 1, 2 तथा 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो दोस्तों मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। दिए गए आरेख के अनुसार क्यू को वक्रीय जबकि पी को सीधी रेखा द्वारा दिखाया गया है। अंततः कह सकते हैं कि क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों मोटे तार का प्रतिरोध होगा 10 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक भू स्थिर उपग्रह का काल क्या होता है। तो दोस्तों एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो युग्म सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, पेंसिलिन के खोजकर्ता जे परकिंस, जो कि गलत दिया गया है। पेंसिलिन के खोजकर्ता हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाकी सभी सही दिए गए हैं। टेलीविज़न के खोजकर्ता जेएल बेयर्ड, टेलीफोन के खोजकर्ता एजी बेल, वाष्प इंजन के खोजकर्ता जेम्स वाट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। तो दोस्तों कण प्रतिकण युग्म है वह है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण हो जाएगा पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का प्रतिकण हो जाएगा एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रतिकण हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा सूक्ष्म बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कांसा मिश्रित धातु है। तो दोस्तों कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो दोस्तों सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो दोस्तों पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है। तो दोस्तों वह बहुलक का नाम है टेफ्लॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है। तो दोस्तों वह विस्फोटक है टीएनजी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। टीएनजी विस्फोटक का नाम नोबल तेल है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक खाद्य उर्वरक आवश्यक है। कारण है, 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो दोस्तों एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व प्रकृति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं बायोनिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो दोस्तों प्याज निष्कासित करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2,4-D क्या है? तो दोस्तों 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, तो दोस्तों उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं। तो दोस्तों यह बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दोस्तों दूध में मिठास आती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो दोस्तों वह भाग का नाम है फेफड़ा, जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग फेफड़ा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इस दौरान जो जल वाष्प तथा गैस शरीर से निष्कासित होता है उसके कारण शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो दोस्तों वह रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो दोस्तों वह योजना है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है?
तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो दोस्तों वह संवैधानिक उपचार है उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त संवैधानिक उपचारों में से एक से अधिक में पोस्टमार्टम का भाव निहित है। उत्प्रेषण रेट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः परीक्षा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। साथ ही अधिकार परीक्षा रीट के तहत अनाधिकृत व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो दोस्तों उस पद का कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो दोस्तों वह संशोधन है 31वां संशोधन, जिसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 118 के 4 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो दोस्तों भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो दोस्तों भारत में चलित न्यायालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में चलित न्यायालय का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। इन्होंने ही इसकी परिकल्पना दी थी। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 371 का डी में।
अनुच्छेद 371 का डी में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों दिनेश गोस्वामी का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कुल 284 विषय या मामला थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज विषय है राजसूची की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर निम्न में से किस कर को खत्म कर देगा? तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर वैट कर को खत्म कर देगा। वस्तु एवं सेवा कर केवल अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क को खत्म करेगा। प्रत्यक्ष करों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, वैश्विक आर्थिक संभावना WTO, जो कि गलत दिया गया है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो कि विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है वह है ऑप्शन सी, अरनमुला कनाडी, जो कि आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। भारत में दूसरा GI टैग अरनमुला कनाडी को दिया गया था, जो कि एक दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। चकहाओ काला चावल GI टैग मणिपुर से संबंधित है। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश से संबंधित है और वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है, वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र में कार्यकारी अधिकारों का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो दोस्तों वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को
बदल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो दोस्तों वह टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान है बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों वज्र प्रहार का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो दोस्तों वह ग्रह है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है उड़ीसा राज्य सरकार। उड़ीसा राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो दोस्तों वह ग्रह है शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी को बनाया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों नया खेल मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर जी को।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वह है मास्टर कार्ड पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर मास्टर कार्ड पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह आईआईटी का नाम है आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह कलाकार का नाम है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो दोस्तों वह महिला पहलवान है विनेश फोगाट। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते विनेश फोगाट पर सस्पेंड लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूर को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार चौथा स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक हैं वीएस नाइपोल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की लंबाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत और चीन देश की सीमा के पास 11,000 फीट की लंबाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक कैलेब ड्रेसेल ने जीता है। कैलेब ड्रेसेल जो कि अमेरिकी पुरुष तैराक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो दोस्तों बिहार के गया जिले में पूरन देवी मंदिर स्थित नहीं है। पूरन देवी जो कि पूर्णिया जिले में स्थित है, जबकि विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर ये तीनों गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
पोर्ट ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। उन्हें बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता है। पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है और इसमें निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में पटना को 33 जबकि बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश भारत बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो दोस्तों यह अधिक है 6 गुना से ज़्यादा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा कितना था? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा था 2%। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ था कर राजस्व से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो दोस्तों जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नालंदा जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बिहार का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मा कुंड है और यह नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31 जिसकी लंबाई बिहार में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? तो दोस्तों अरवल जिला बना है जहानाबाद के विभाजन के उपरांत। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश के मेंटेनेंस कार्यक्रम शुरू करेगा? तो दोस्तों देश के मेंटेनेंस कार्यक्रम शुरू करेगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों कारगिल युद्ध वर्ष 1999 में लड़ा गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शाकराज का वध पर ध्रुव स्वामी से विवाह पर आधारित था? तो दोस्तों वह नाटक था देवी चंद्रगुप्तम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटकथा है जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा शाकराज का वध पर ध्रुव स्वामी से विवाह का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। थैंक यू।